नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की कहानी का शीर्षक है एक चादर सुंदर सी। कच्चे बड़े आंगन में वानी के विवाह की चहल पहल है। वैसे शादी जब से पैकेज प्रोग्राम हो गई है, चहल पहल घरों में नहीं, शादी घरों में होती है। शादी घर से विवाह संपन्न कर अपने अपने घर में शांति की नींद सो जाओ। लेकिन ऐसे उत्सव छोटी हैसियत वालों के लिए नहीं, उनके लिए होते हैं जिनके पास पर्याप्त पैसा है, चमत्कार कहें, संयोग या वाणी का सौभाग्य। छोटी हैसियत वाले घर को एक नाथ जैसा सिविल जज वर मिल रहा है। इंतजाम कुछ इस तरह करना है जो वर पक्ष के अनुरूप लगे। अधिक पैसा भी खर्च ना हो तो बारात का स्वागत जयमाल प्रीति भोज पुजारी गार्डन से होगा। सप्तपदी और विदाई संकरी गली में स्थित पुश्तैनी मकान से। अब दूर पास के नातेदार 8 दिन पहले से नहीं आते। यहाँ तो घर की छोटी हैसियत से बड़ी हैसियत के हो गए हैं। घर में सदस्य ही शादी के दिन या शादी से एक दिन पहले पहुँचते हैं। भीड़ भाड़ में उनकी लाइफस्टाइल में व्यवधान न आए। वानी का बड़ा सब इंजीनियर भाई संजय, पत्नी नलिनी और बच्चों के साथ कल रात, और छोटा थानेदार भाई संदीप, पत्नी जयमाला और 5 मास के बच्चे के साथ आज सुबह आया है। गणेश जीजी और प्रभा जीजी जरूर अपना अपना परिवार लिए 2 दिन पहले आ गई। दामादों के लिए सज धज राजा बाबू बनकर समारोह में नायक की तरह प्रस्तुत होने के यही तो मौके होते हैं। अम्मा ने सूझबूझ से इस तरह कार्य विभाजन किया है कि मालदार बेटे बहुएं बेटी दामाद दृश्य में यूं दिखे मानो शादी का पूरा भार उठाए हैं, और मंझला बेटा संजीव बहू गौरी नेपथ्य में रहते हुए इस तरह पूरा भार उठा रहे हैं कि दृश्य में उनकी उपस्थिति दिखाई न दे। नलिनी, तुम वानी के साथ पार्लर चली जाना। जयमाला, तुम्हारा छोटा बच्चा है, उसका ध्यान रखो। प्रभा, कुछ कार्ड अभी नहीं बांट पाए हैं, गणेश के साथ चली जाओ। बाबू अपने घुटनों से लाचार हैं, कहाँ कहाँ जाएं। संजीव को तो देख रही हो, पुजारी गार्डन पता नहीं क्या करने गया है, जो अब तक नहीं लौटा। गौरी इतनी ढीली ढाली है कि रसोई देख ले वही बहुत है। सब राम भरोसे चल रहा है। अपने साथ रहने वाले संजीव और गौरी से अम्मा खफा रहती है। संजय और संदीप अच्छे पद पर पाकर कुल का नाम चमका रहे हैं। शुरू से पढ़ाई में कमजोर रहा संजीव काला कोट लटकाकर असफल वकालत से घर की लुटिया डुबो रहा है। ऐसे निठल्ले को कौन सी अप्सरा मिल गई साधारण परिवार की साधारण सूरत वाली गौरी। बाबू समझाते हैं, लेकिन अम्मा नहीं समझती कि घुटनों से लाचार हुए बाबू यदि पेंशन से घर चला रहे हैं तो संजय कचहरी के अलावा समय समय पर गांव जाकर खेती बाड़ी भी संभालता है। गौरी ने इस निपुणता से गृहस्थी संभाल ली है कि अम्मा को सेवानिवृत्त जैसी फुर्सत मिल गई है। आज भी अम्मा बस यही देख रही है कि किसने खाना खा लिया है, किसने नहीं। वानी की मामी अम्मा से बोली, दहेज का सामान तो दिखाओ, क्या क्या दे रही हो वानी को। और हाँ, संजय, संदीप, संजीव क्या दे रहे हैं। अम्मा धीरज भरे अंदाज में विस्तृत ब्यौरा देने लगी। संजय और संदीप ने 1-1 लाख रुपया, गणेश जी और प्रभा ने मिलकर सोने का सेट दिया है। संजीव ने, अम्मा का मुंह वक्र हो गया। एक साड़ी, एक अंगूठी जो 2 ग्राम से अधिक ना होगी, और एक चादर गौरी ने बनाई है। कह रही थी पेच वर्क वाली कढ़ाई है। पेच वर्क पता नहीं क्या होता है। वानी की बुआ जानती है कि अम्मा संजीव और गौरी को निकम्मा सिद्ध करने का कोई मौका नहीं चुकती। बुआ ने अम्मा का विरोध किया, जो बन पड़ा बेचारे ने दिया। मैं तो जब से आई हूँ दोनों को फुर्सत में नहीं देखा। संजीव बाजार दौड़ रहा है, गौरी रसोई संभाल रही है। ये लोग यहाँ रहते हैं इसलिए जानते हैं कि कैसे क्या करना है। गजब नहीं कर रहे हैं। कहते हुए अम्मा ने प्रसंग बदल दिया। वानी के भाग्य से इतना अच्छा लड़का मिल गया, समझ लो घर बैठे बात बन गई। वानी को देखकर एक नाथ जैसा लट्टू हो गया कि उसका बस चलता तो तुरंत फेरे ले लेता। एक नाथ के पिता नहीं हैं, माताजी और बड़ी बहन है। बहन बाल बच्चेदार है, भगवान से मनाते हैं वानी राजी खुशी विदा हो। अम्मा साफ छिपा गई कि संजीव के साथ गौरी अपने ननिहाल
मामा की बेटी की शादी में गई थी। एकनाथ वहां मिला। गौरी ने उसका मोबाइल नंबर ले लिया। लौटकर संजीव ने बाबू को सूचित किया, बाबू एकनाथ से बात करो, मैं उसका सेल नंबर ले आया हूँ। बाबू को लगा संजीव सपना दिखा रहा है। संजीव छोटी मोटी नौकरी वाले लड़के के पिता लाखों का दहेज मांगते हैं। एकनाथ मजिस्ट्रेट है, 50 लाख मांगेगा। मेरी हैसियत तुम जानते हो बाबू। वानी सुंदर है, अंग्रेजी में मास्टर्स किया है, तो हो सकता है बात बन जाए। नहीं बनेगी तो कोई बात नहीं, बात तो करो। मैं एकनाथ को कॉल करता हूँ, लो बात करो। चमत्कार कहे, संयोग या वानी का सौभाग्य। एकनाथ अपनी माताजी और बहन श्याम को लेकर जीप गाड़ी में वानी को देखने इस तरह आ पहुंचा जैसे बाबू के न्योते की प्रतीक्षा कर रहा था। माताजी ने बातों बातों में कह दिया, एकनाथ को बहुत आधुनिक नहीं, घर परिवार को महत्व देने वाली लड़की चाहिए। अम्मा हुलहुला गई। गौरी के हुनर को वानी का हुनर घोषित कर दिया। हाँ, ये कुशन वानी ने बनाए, मठरी हाँ वानी ने, खाना वानी ने, खाकर बताइए कैसा है। वानी पसंद कर ली गई। दान दहेज की मांग नहीं, विवाह की तिथि तय हो गई। संजीव और गौरी प्रबंध में लग गए, जो वानी की विदाई तक लगे रहे। वानी विदा होकर बरबसपुर पहुंची। एकनाथ बरबसपुर का पहला जज। पूरे गांव को आमंत्रित किया गया। लोग पंगत में खा रहे थे। अचार खत्म हो गया। माताजी चिंतित हुई, क्या परोसे, नाक कट जाएगी। श्याम ने उपाय बताया, माताजी वानी के साथ कई तरह का अचार आया है, ले आता हूँ, जल्दी लाओ। वानी को जिस लंबे कमरे में बैठाया गया था उसी में एक और दहेज के सामान के साथ कार्टन में अचार की बरनियां रखी थी। श्यामा ने पूछ लिया, वानी इतने तरह के अचार किसने बनाए? गौरी ने। वानी हड़बड़ा गई। श्यामा गौरी को कैसे जानती है? गौरी को तो हमेशा पीछे रख नलिनी और जयमाला को आगे किया जाता है कि संपन्न परिवार की है। शादी में यही दोनों आगे दिख रही थी। वानी संकोचवश न पूछ सकी, दीदी आप गौरी को कैसे जानती हैं? आम के अचार की बरनी खोलकर खुशबू सूंघते हुए श्यामा बोली, गौरी बहुत बढ़िया अचार बनाती है। सिंघारे का, हल्दी की गांठ का, सेम, आलू, सूरन, कटहल, उसका बस चले तो घास फूस का भी बना डाले। अच्छा तुम्हारा खाना भेजती हूँ। खाना खाकर वानी सो गई। सांझ ढले श्यामा ने जगाया, वानी तुम्हारा कमरा तैयार कर रही हूँ, बिछाने के लिए चादर दो। वानी ने बैग खोला। 3 चादरों में श्यामा को गौरी की बनाई चादर अच्छी लगी। आसमानी रंग की चादर में पैच वर्क कर गाढ़े नीले रंग से कपड़े में सुंदर फूल टांके गए थे। इसे बिछा देती हूँ, एकनाथ का फेवरेट कलर है, बुटीक से खरीदी, गौरी भाभी ने बनाई, बहुत सुंदर है। वानी सुहाग कक्ष में ले जाई गई। सुहाग सेज पर बड़ी शान से आसमानी चादर बिछी थी। एकनाथ नहीं समझ पा रहा था बात किस तरह शुरू करे। चादर मानो बात करने की प्रेरणा बन गई। बड़ी सुंदर चादर है, श्यामा दीदी बता रही थी, गौरी ने बनाई है। वानी चकित, एकनाथ भी गौरी को जानते हैं? ये लोग उन्हें इतना कैसे जानते हैं? भाभी ने नहीं बताया, इन लोगों से परिचित हैं। बता देती तो बातों में को समझने में आसानी हो जाती, और उनके पास इतना विवेक नहीं है। वानी भूल रही थी कि गौरी को कुछ बताने पूछने का मौका नहीं दिया जाता। वह चुपचाप रहकर सबकी सुनती रहती है। वानी ने धीमे स्वर में कहा, हाँ भाभी ने बनाई है। गौरी कहाँ? अंतर ध्यान थी, 1-2 बार ही दिखी है। तुम्हें देखने आया था तब भी बैठक में नहीं आई। कम पढ़ी लिखी है, लोगों से मिलने में झिझकती है। अच्छे नंबर लाती थी, बेचारी को स्कूल के बाद पढ़ने का मौका नहीं मिला। संकोच हुआ, लेकिन वानी जिज्ञासा को नहीं दबा पाई। आप उन्हें इतना कैसे जानते हैं? गौरी ने नहीं बताया। उसकी माँ और मेरी ताईजी चचेरी बहनें हैं। ताईजी अब नहीं रही। उनके भाई नहीं थे। गौरी के मामा उन्हें बहन की तरह आदर देते थे। ताईजी के संतान नहीं हुई। वे कभी कभी मुझे अपने साथ पाटन यानी कि गौरी का ननिहाल ले जाती थी। छुट्टियों में गौरी भी आती थी। हम लोग पूरी दोपहर खेलते थे, फिर पढ़ाई, नौकरी, तमाम व्यस्तताएं होती गई। सालों बाद मैं उससे मामा की बेटी की शादी में मिला। ताईजी तो नहीं रही। मामा ने माताजी को आग्रह करके बुलाया।
मैं माताजी को लेकर पाटन गया था। गौरी से खूब बातें हुई, तुम्हारी खूब सराहना की। बोली, हीरा जैसी लड़की चाहिए तो मेरे दर पर आओ। दहेज न मांगना, वरना मैं दरवाजे से कह दूंगी आगे जाओ बाबा। वह इतनी खुश मिजाज है कि माहौल बना देती है। वानी चकित, खुश मिजाज? उन्हें तो मरी बछिया की तरह मुंह लटकाए ही देखा है। भाभी तो बहुत कम बात करती है। अरे बहुत बात करती है। उसने तुम्हारा ऐसा रूप और गुण बताया है कि तुम्हारे बाबू का कॉल आते ही मैं तुम्हें देखने दौड़ पड़ा। देखा तो देखता रह गया। तुम्हारा बनाया खाना खाया तो वाह, पत्नी चुनने के सभी के अपने मापदंड होते हैं। मुझे तरक भरक वाली लड़कियां असहज करती हैं। जज जरूर बन गया हूँ, पर भीतर से सीधा सरल देहाती हूँ। माताजी बरबसपुर में रहती हैं, मेरी पोस्टिंग बलदेवगढ़ में है। चाहता था कि घर परिवार की फिक्र करने वाली, दोनों माहौल में सामंजस्य बनाने वाली पत्नी मिल गई। वानी के सामने मानो बहुत बड़ा रहस्य खुल रहा था। आप गौरी भाभी की प्रेरणा से मुझे देखने आए, इसका जिक्र भाभी और संजीव भैया ने बिल्कुल नहीं किया। उसने मुझे भी मना किया था कि तुमसे ऐसा कोई जिक्र ना करूं, लेकिन इस चादर ने राज को राज ना रहने दिया। इस पर नज़र पड़ी और मैं शुरू हो गया। गौरी एकदम सहज लड़की है। वानी का झुका सिर अधिक झुक गया, इस तरह सिमट गई जैसे अपने में छिप जाना चाहती है। एक नाथ से क्या कहे, जिस गौरी को आप सहज लड़की मान रहे हैं उनसे मेरे घर से में कोई प्रसन्न नहीं है। उनके गुण नहीं देखे जाते, अवगुण ढूंढे जाते हैं। यहाँ आकर आपकी बातें सुनकर जाना, यह भी एक दुनिया है जो पॉजिटिव और सिंपल है, जहाँ किसी को तुच्छ नहीं समझा जाता, बल्कि उन खूबियों का उल्लेख किया जाता जो व्यक्ति में होती है। चाह ले तो हम लोग भी अपना माहौल ऐसा पॉजिटिव और सिंपल बना सकते हैं। हर कोई बना सकता है, पर हम पता नहीं क्या पा लेने के फेर में न खुद को खुश रहते हैं न दूसरों को रहने देते हैं। गौरी भाभी जैसे लोग नेपथ्य में रहकर अपना कर्तव्य करते हैं और हम जैसे लोग वाहवाही लूटने का ढोंग करते हैं। वानी गिलानी से भर गई। एकनाथ का ध्यान उसकी अवस्था पर गया। इतना बोल रहा था, निरंतर बोल रहा था। कभी गौरी कभी चादर की बात कर रहा था, लेकिन यह नहीं पूछ रहा था कि वानी कैसा महसूस कर रही है, कितनी घबराई हुई लग रही है। अरे बाबा, दुल्हन बहुत नई है, अपने अलावा कुछ सुनना नहीं चाहती होगी। वह वानी के समीप खिसक आया। क्या सोच रही हो प्राणनाथ, यह क्या ले बैठे? इस चादर ने सब गड़बड़ कर दिया। खैर, मास प्रायण का एक अध्याय समाप्त, दूसरा अध्याय शुरू। एकनाथ ने जिस तरह क्षमा प्रार्थी की मुद्रा बनकर वानी को देखा, वानी के चेहरे को सुर्ख होना ही था। आशा करती हूँ कि आज की ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।